क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 11 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यह है पार्ट 1 जिसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ नया नहीं है, आपने पहले भी देख रखा है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि मटर गश्ती कर सकता है, क्योंकि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन है, जकड़ करके बैठा है, उसके इर्द गिर्द कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन के नेचर के कारण जब इलेक्ट्रॉन घूमता है मेटल में तो फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट बहता है, इसलिए मेटल कंडक्टर है। हालांकि प्लास्टिक में देखें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए जब फ्लो नहीं हो पा रहा है चार्जेस, करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है, इसलिए प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, राइट। बट यहाँ पर हमारा मोटो क्या है मालूम है? हमारा मोटो है कि मान लो ये मेटल की शीट है, इसमें ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन बैठा है, कैसे तो करके मुझे ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल शीट से बाहर निकालना है। क्या ये अपने आप से बाहर निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो हमारा जो पॉजिटिव पार्टिकल है इसको पकड़ करके इसमें रख रहा है, इसलिए बेचारा इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर एमिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाला इसको जकड़ करके रखा है। तो सर जी अब ये इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाले? इसे ताकत देनी पड़ेगी, तभी जा करके इसका सहारा छूटेगा पॉजिटिव से, है ना। जैसे मान लो कि घर पे आपको बांध करके रखा है, बट अगर आप में ताकत आ जाए तो आप तोड़ करके बाहर निकल सकते हो। तो अब इसमें ताकत लाई कैसे? तो हमारे पास अलग अलग तरकीब है। वही इलेक्ट्रॉन एमिशन के टेक्निक्स है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, इजेक्ट करना है ना। ये तो बेसिक आप बात समझ गए। अपने आप से तो इजेक्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेटल के पॉजिटिव आयंस उसको रोक करके रखे हैं। तो कैसे तो करके मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ताकत देनी है ताकि ये बाहर निकले, ये हमारा मकसद है। तो ये सब मैंने नोट्स में दे रखा है, ये सारी बातें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब ताकत की बात आती है तो ताकत के कई स्तर है। तो कितना ताकत देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके? वो जो मिनिमम ताकत देना चाहिए उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? जो मिनिमम एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन को देनी है ताकि वो बाहर आ सके, उसी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इसका सिंबल जो है वो फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फाई नॉट से हम वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, एनर्जी क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है तो वो ई है, इसकी जो वैल्यू है ई की वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। वोल्ट तो वोल्ट है, तो जब दोनों का यूनिट मिला लोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लो, ठीक है। या फिर आप कह लो कि ये एनर्जी के बराबर है, तो इसको हम इतना जूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड भी करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मटेरियल में है। मेटल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेटल है, तो सबको जो मतलब होता है ना कि एक घर है जो प्लास्टिक का बना है, एक ईंट का बना है, एक एकदम हाई मेटल का बना है, टूटता ही नहीं। तो सभी में अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो दया जो है दरवाज़ा तोड़ पाएगा। प्लास्टिक में थोड़ी सी कम एनर्जी में टूट जाए, है ना। मिट्टी के हो तो थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, ठीक है। अगर वुड का हो थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से हमको डिफरेंट मेटल्स में अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन दी मेटल एंड नेचर ऑफ दी सरफेस। इतना बात क्लियर हो गया कि मिनिमम एनर्जी जो हमको इलेक्ट्रॉन को देनी है ताकि वो बाहर निकले, उसका नाम है वर्क फंक्शन, ठीक। अब सर जी कैसे हम उसको ये एनर्जी दे सकते हैं? इसका तो उत्तर आपने नहीं दिया। 3 तरीके हैं। पहला तरीका थर्म आयोनिक एमिशन, जैसा नाम वैसा काम। थर्म आयोनिक यानी थर्मल तरीका, थर्मल यानी हीट का तरीका। मेटल को हीट करोगे तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी के माध्यम से वो एस्केप हो जाएगा सरफेस। इसका इस्तेमाल हम करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रॉन गन्स में। सर ये क्या बला है? ये बला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हायर इंजीनियरिंग में आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा और इस चैप्टर में इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो इस चैप्टर में जहाँ पर डेप्थ में जाना है मैं बताऊँगा, और जहाँ पर जस्ट सरफेस लेवल पर पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ कहीं तो इसका इस्तेमाल होता है कि थर्मल यानी हीट
का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को पॉपअप यानी इजेक्ट यानी एमिट करवा रहे हैं हम। सो उसका नाम है थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, दूसरा कौन सा तरीका है? सोचो 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 सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ जाओ, ताकि जैसे मान लो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बुला के खींचने वाला कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचो, तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर खींच देंगे और एट द एंड हमको इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालने थे ना। तो फील्ड एमिशन से भी हो सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप बाहर निकाल रहे हो, तो बहुत ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए तभी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁸ वोल्ट पर मीटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तब जा करके इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएंगे। अगेन इसका यूसेज हमारा स्पार्क प्लग में होता है, अगेन ये स्कोप के बाहर है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तरीके देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के क्या क्या तरीके थे। हीट का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, और एक तरीका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सोचो और कौन सा तरीका हो सकता है? सर कोई नेचुरल तरीका जिसमें हमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ना हो, अपने आप से हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो, हीट लिमिटेड है, हमको पैदा करनी पड़ती है आग लगा करके, है ना, अपने आप से तो आग नहीं लगती है। फील्ड एमिशन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, शाइन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन दी मेटल, अगर ये करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। यस, इसमें होता क्या है, लाइट ट्रांसफर्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। देखो ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसमें मान लो यूवी लाइट आई। ठीक है, तो जब यूवी लाइट आती है तो यूवी लाइट इसको एनर्जी दे के जाती है। ठीक है, सो अब जब लाइट इसको एनर्जी दे रही है तो हम उसको कहते हैं लाइट के द्वारा एनर्जी, लाइट एनर्जी। अगर वो एनर्जी इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाए, याद है ना वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हाँ, तो लाइट एनर्जी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। पर अगर सर जी ये लेस देन वर्क फंक्शन हो जाए तो कैसे बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जैसे अगर मान लो कि वुड का दरवाज़ा है और आप उसको दे रहे हो बस एक प्रोटीन बार, जिससे वो तोड़ नहीं पाएगा, कम से कम उसको 10 प्रोटीन बार चाहिए दरवाज़ा तोड़ने के लिए, तो एक बार से, 2 बार से, 3 बार से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप एनर्जी दे रहे हो सच दैट कि उसका वर्क फंक्शन से वो कम ही है, 10 बार का रिक्वायरमेंट था, आप 2-3 बार ही दे रहे हो, ठीक है, वो नहीं तोड़ पाएगा। इनफैक्ट 9 बार भी दोगे तो नहीं तोड़ पाएगा। 10 के 10 प्रोटीन बार दे दोगे तो बराबर एनर्जी, उससे ज़्यादा तोड़ दोगे मतलब दे दोगे तो वो तोड़ करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमेशा मेक श्योर करना है कि एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो, तब जा करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फोटो यानी लाइट। ठीक है, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, तो बट फिलहाल के लिए फोटो यानी लाइट, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ से ये कनेक्ट किया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? और इस तरीके से जो आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकले इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन की एनर्जी के मदद से तुम बाहर निकले हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को नाम दे दो फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसका नमक खाया है उसका नाम चिपका दो फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। मज़ा आ गया? चलो, तो सेक्शन 1 के अंदर आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का नेचर देखा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो मेटल के अंदर रहता है, अपने आप से बाहर नहीं आता क्योंकि पॉजिटिव आयन उसको पकड़ करके रखे है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए ताकत देनी पड़ेगी, जो मिनिमम ताकत है उसको हमने वर्क फंक्शन कह दिया। अब वो मिनिमम ताकत कैसे दे, तो 3 तरीके थे, आग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर लाइट का इस्तेमाल करो। ठीक है, और फिर वो लाइट का इस्तेमाल किया तो उसका नाम जो पड़ा, लाइट को हम फोटोन कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम पड़ा, अगर उस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हो। चल आगे बढ़े, एकदम मस्त स्टोरी है, इसमें कोई आपको ओवर थिंकिंग या बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस कहानी को सुनते जाओ, चैप्टर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मज़ेदार है। अब क्योंकि लाइट हमारे जीवन में अबंडेंस में है, मतलब इसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रोज़ उठ करके फ्री में मिल जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन 1887 में हर्ट्ज साइंटिस्ट ने, क्योंकि
हमारे जो EM वेव की थियरी जो मैक्सवेल भाई साहब ने दे रखी थी वो अप्रूव हो चुकी थी, तो उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हर्ट्ज भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू कंफर्म दी मैक्सवेल्स EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। अक्सर क्या होता है मालूम है फिजिसिस्ट का, कि किसने कोई काम किया ना तो वो प्रूव करने के लिए नहीं, उसमें गलतियाँ खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि उसकी गलतियाँ खोजूँ और मैं अपना पेपर पब्लिश करूँ। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। जैसे आपने देखा था ना कि जो हमारे न्यूटन भाई साहब की पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट थी उसको खारिज किया, और हाइगन भाई साहब ने क्या प्रूफ किया कि लाइट एक वेव है, वेव थियरी दिया। तो ऐसे ही होता है, कोई काम करता है उसमें उंगली करो और एक नया आ जाता है। उसमें उंगली नहीं, एक्चुअली ये फिजिसिस्ट का काम ही है सच की तरफ बढ़ना। सच के लिए आपको सवाल करने पड़ते हैं, काउंटर क्वेश्चन करने पड़ते हैं, है ना। उसी को हम हिंदी में उंगली करना कहते हैं। हालांकि नेगेटिव वर्ड हो गया सर जी ये, अब क्या करें, जो है सो है, यही तरकीब होती है, हम क्या करें। चलो, तो यहाँ पर हर्ट्ज भाई साहब ने जो मैक्सवेल की EMW थियरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया एक फिनोमिनन, अपने ही एक्सपेरिमेंट में एक फिनोमिनन नोटिस किया कि लाइट जो है ना, लाइट जो है समहाउ हेल्पिंग इलेक्ट्रॉन लीव द मेटल सरफेस। अब सर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने स्कोप के बाहर है, ठीक है। बट फील लेने की ज़रूरत है कि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने नोटिस क्या किया कि लाइट में कुछ तो ऐसी बात है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ पर, और उनका जो लैम्प था ना, ये लैम्प यहाँ पर टेबल लैम्प रखा था, तो टेबल लैम्प से जब लाइट आ रहा था तो उन्होंने नोट किया कि एक मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे थे। जब ये लाइट आ रहा था तब उन्होंने नोट किया कि यार ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आ रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन उनको आया, तो कहीं ना कहीं उनको फील आया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि उनको ना इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। सभी उसको कहते थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसा वो मानते थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। तो वैसे उसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मानते थे। इलेक्ट्रॉन यह नाम जे थॉमसन ने दिया था, सर जे थॉमसन ने दिया था, आगे हम बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हर्ट्ज भाई साहब ने ऑब्जर्व किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, बट थ्रू नहीं, दो द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ वॉज नॉट येट डिस्कवर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1888 में हॉलवक्स, ये जो हमारे साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इन्होंने भी वही पाया जो हर्ट्ज भाई साहब ने पाया। इन्होंने भी यही पाया कि उन्होंने क्या किया, एक जिंक प्लेट लिया, ठीक है, जिंक प्लेट को यूवी लाइट के इसमें एक्सपोजर में डाल दिया। ठीक है, जिंक प्लेट कैसा था, अनचार्ज था। उन्होंने ऑब्जर्व किया वो जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ये जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गंदगी बाहर निकली तो ये पवित्र हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही इन्होंने नोट किया कि ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जितने नेगेटिव चार्ज थे वो लेफ्ट दी प्लेट। यूवी लाइट कॉजेज द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम दी जिंक सरफेस। ये उन्होंने नोट किया कि लाइट में ये ताकत है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पूरा जिंक प्लेट से उड़ा दिया। अगेन ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आपने इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन ये नाम सुना नहीं क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। ठीक है, बट उनको अगेन ये एक्सपेरिमेंट से फील तो आ गया कि ऐसा कुछ तो हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स एमिट तो हो रहे हैं। फिर बाद में CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फेमस जे थॉमसन, ठीक है, 1897 में इन्होंने थियरी दी, बताया लोगों को ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एमिट होते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, हालांकि कोई साइंटिस्ट जो कहते थे वो कहते थॉमसन पार्टिकल्स चल रहे, रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे कहते थे थॉमसन पार्टिकल चल रहे, बट थॉमसन भाई साहब ने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन ये नाम दिया। ठीक है, और अगर लाइट से आ रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो फेनोमेनन ये जो है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहना स्टार्ट किए। समझ में आया, एमिटेड पार्टिकल्स को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट के वजह से ये एमिशन हो रहा था तो इसका जो नाम दिया गया उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये नाम दिया गया। इतना क्लियर है। चल, तो उसके बाद 1900 के अराउंड लेनार्ड भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा कि एक कैथोड प्लेट, एक एनोड प्लेट, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, हालांकि ऐसे ये इधर से कनेक्टेड है एक बैटरी से।
अब क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है ना। तो इन्होंने क्या किया, अब ये प्लेट्स को है ना एक ट्यूब के अंदर डाल दिया। कौन सा ट्यूब है ये, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसको ग्लास ट्यूब हम कह रहे हैं। और यहाँ पर एक ओपनिंग दे दिया, आप देख सकते हो पाइप जैसा ओपनिंग है, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। क्वार्ट्ज विंडो का ओपनिंग दिया ताकि जो सनलाइट है वो कैथोड वाली प्लेट पर आए, एनोड वाली प्लेट पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो सनरेज है वो कैथोड वाली प्लेट पर आ रही है। क्योंकि कैथोड वाली प्लेट पर आ रही है तो क्या होगा सर, ये सनलाइट जो है उसमें यूवी लाइट होती है, तो ये कैथोड रे पर जब जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव एनोड वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भागने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू करंट, यानी यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करंट होता है। मैंने कहा था ये बेवकूफ़ी थी हमारे पूर्वजों की, जो हमने अभी तक एक्सेप्ट कर रखी है, कि उनको लगता था पॉजिटिव आयंस भागते हैं, बट बाद में पता चला कि नहीं, नेगेटिव आयंस भागते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन भाग रहे तो करंट होना तो ऐसे चाहिए था, बट कन्वेंशन हमने करंट ऐसा रखा है, ठीक है। कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है उसमें, चलो कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आया ना कि ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा था। मान लो ये क्वार्ट्ज ट्यूब को मैंने ऊपर से बंद कर दिया ये क्वार्ट्ज विंडो को ऊपर से, तो फिर सनलाइट नहीं गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन जब एमिट नहीं हुए तो एनोड पॉजिटिव प्लेट उसको खींच नहीं पाया तो करंट फ्लो नहीं हुआ, तो सर्किट में कोई करंट नहीं था। ये ऑब्जर्व किया गया, यानी हम इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा कह सकते हैं कि लाइट के पास ऐसी ताकत है, जब वो पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पर तो इलेक्ट्रॉन्स वो ताकत एब्जॉर्ब करके प्लेट से बाहर निकल आता है और ये फ्लो स्टार्ट कर देता है। और अगर वो लाइट की ताकत इस पर ना पड़े, जैसी वो विंडो बंद कर दे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई ताकत आती नहीं है, तो वो एमिट हो नहीं पाते हैं, इसलिए कोई फ्लो होता नहीं है। इतना क्लियर है। चलो, तो अब लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा थियरी वे में देख लेते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, और उनकी जो आइडिया था इसके पीछे का, इसको डेप्थ में स्टडी करने का आइडिया था कि जैसे आपने यहाँ पर देखा कि लाइट हम फेंक रहे हैं, तो अगर इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करे तो क्या होगा। इंटेंसिटी समझ में आ रहा है ना, इंटेंसिटी यानी अमाउंट, कि कभी 2 किरणें भेजी, कभी 10 किरणें, कभी 50 किरणें, ऐसे इंटेंसिटी अगर कम ज़्यादा करे तो क्या होगा। अगर लाइट की जो वैरायटी है, सर ये लाइट की वैरायटी क्या होता है, यानी फ्रीक्वेंसी है ना। आपने EW स्पेक्ट्रम देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में हमारे पास UV लाइट है, विजिबल लाइट के अंदर ग्रीन, ऑरेंज, बहुत सारी लाइट है, विबजी और राइट। तो अगर मैं ऐसे लाइट की वैरायटी फेंकूँ, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ, तो क्या रिजल्ट आता है। ये सब उनका ऑब्जर्वेशन पैटर्न था कि अगर प्लेट यहाँ पर चेंज करूँ तो क्या होगा, और एक्सपेरिमेंट से सब नोट करते गए वो, और वो सारे जो रिजल्ट्स है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेनार्ड का ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो ये सब काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से प्लेयर थे। एक था हमारा इवैक्यूएटेड ग्लास या क्वार्ट्ज ट्यूब, जिसके अंदर हमारे पास 2 प्लेट है, कैथोड और एनोड। कैथोड को हम कहेंगे एमिटर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, एनोड को हम कहेंगे कलेक्टर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, राइट। अच्छा, कैथोड का प्लेट भी ऐसा है जो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए जो लाइट के साथ सेंसिटिव हो कि जब लाइट की ताकत आई तो उनके जो प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंज्यूम करके बाहर निकले, ऐसे होने चाहिए। फिर जो क्वार्ट्ज विंडो है उसका क्या काम है, यूवी रेडिएशन का आदान प्रदान, आना जाना संभालना, ठीक है। सो जो बैटरी है यहाँ पर उसका क्या काम है, बैटरी यहाँ पर हमने लगाया है टू मेक श्योर ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। नहीं तो सोचो ना, अगर बैटरी नहीं लगाते हैं हम, ठीक है, ये बैटरी यहाँ पर नहीं लगाते तो जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस ट्यूब के अंदर ही रहेगा। तो हम मेजर कैसे करेंगे, कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो मेजर करने के लिए हमको ऐसे सर्किट बनाना पड़ा, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो बैटरी लगाना पड़ा, ओके। फिर वोल्ट मीटर लगाया टू मेजर दी वोल्ट, ये देखो, ठीक है। माइक्रो एमीटर लगा है, मेजर दी करंट। ये सब आपको यहाँ पर, ये जो है इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि आपको बैठ करके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, राइट। आपको जस्ट रिजल्ट देखना है कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया ये सेटअप बना के, तो क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिला। तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए ऑन दी रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। चल,
तो लेनार्ड का बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट था, बहुत सारे शॉकर चीज़ें आपको पता चलेगी। तो पहली चीज़ तो आपने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि सर्किट चलता कैसा है, यूवी लाइट चालू है सर्किट चल रहा है, यूवी लाइट बंद सर्किट बंद, ये आपने देखा। अब ये पैरामीटर्स पर हमें देखना है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा किया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज की तो क्या होगा, पोटेंशियल कम ज़्यादा किया तो क्या होगा, यानी पोटेंशियल यानी बैटरी जो है उसमें अगर वेरिएबल बैटरी लगाई, कम ज़्यादा अगर पोटेंशियल किया तो क्या होगा, और नेचर ऑफ द मेटल प्लेट्स को चेंज किया तो क्या होगा। ये सब करके हमको रिजल्ट देखना है। अच्छा ज़रा ये बताना, जब मैं कह रहा हूँ चलिए अब रिजल्ट देखते तो हम एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं। देखो, जब लाइट रे गिरती है कैथोड प्लेट पर तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनोड प्लेट उसे खींच लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसका नाम हमने क्या दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, इसको कहा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि फोटो यानी लाइट की मदद से ये कारनामा हुआ है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसमें अब करंट बहेगा, और वो करंट को हम कह रहे हैं फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक का करंट का ही हमको रिजल्ट देखना है, बेसिकली ये हमको देखना है। समझा कि जब इंटेंसिटी चेंज करे, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, नेचर ऑफ मेटल सब चेंज करे तो फोटो करंट कैसे चेंज होगा ये ऑब्जर्व करना है। ओके, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले हमने इंटेंसिटी को चेंज करना चाहा, बाकियों को हमने सेम रखा है ना। कौन कौन को सेम रखा, यहाँ पर आप देख सकते हो, नेचर ऑफ मेटल सेम रखा, पोटेंशियल बैटरी जो है वो सेम रखी, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, सिर्फ इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं और ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि करंट में क्या बदलाव आया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी फिक्स, पोटेंशियल फिक्स, जो कैथोड प्लेट है वो भी फिक्स, ठीक है, सिर्फ इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे की ट्यूब ये रही, ठीक है, और हमने जो लाइट यहाँ पर चूज़ की है यूवी लाइट चूज़ की है। ओके, तो जब एक लाइट भेजी हमने रिजल्ट 1 नोट किया, फिर 2 लाइट भेजी रिजल्ट 2 नोट किया, फिर 3 लाइट रिजल्ट 3, ऐसे करके हम इंटेंसिटी यानी लाइट की किरणें बढ़ाते जा रहे थे और रिजल्ट क्या आ रहा था ये नोट कर रहे थे। ओके, तो पता है रिजल्ट कैसे आया, मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप लाइट की किरणें बढ़ा रहे हो यानी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, करंट भी ऐसे लीनियरली बढ़ रही थी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, है ना, आप कहोगे ये प्रोसेस में ज़रा एक्सप्लेनेशन दो कि क्या हुआ। देखो, जब मैं कह रहा हूँ कि लाइट में भेज रहा हूँ, तो लाइट जब मैं भेज रहा हूँ तो ये लाइट के पास है फोटॉन्स। अब ये सर फोटॉन्स क्या है, लाइट को प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था एज वेव, अब ये फोटॉन क्या आया। अब यहाँ पर है ना वही ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है ना यहाँ पर। सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने वेव ट्रीट किया था ना, यहाँ पर हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, और यही लाइट का डुअल रोल है, ठीक है, डुअल रोल प्ले करता है वो, कभी पार्टिकल कभी वेव। हाँ, तो यहाँ पर लाइट को हम पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं और वो पार्टिकल को ही हम फोटोन कह रहे हैं। ऐसे सोचो कि छोटे छोटे कंचे हैं, छोटे छोटे मार्बल नहीं आते, फिलहाल तो मेरे पास मेडिसिन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो ऐसे लाइट के पास ऐसे छोटे छोटे मेडिसिन हैं, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर की हुई है। तो इस प्रकार से आप सोचो कि लाइट कंटेन्स फोटॉन्स, पार्टिकल्स विथ एनर्जी। अब ये जो फोटॉन्स है ये स्ट्राइक करते हैं हमारे कैथोड के प्लेट पर, तो वो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली टारगेट करते हैं। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं तो जितनी भी ये कैप्सूल के अंदर एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन के पास चली जाती है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेता है और वो जो फोटॉन है वो वैनिश हो जाता है। मेडिसिन की तरह है, लाइट से वो मार्बल की तरह आया, इलेक्ट्रॉन पर टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन ने कंज्यूम किया और वो जो फोटॉन है वो वैनिश हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कंज्यूम किया तो अब इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत मिली, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन था, तब तो वो एमिट करेगा, वो बाहर निकल जाएगा मेटल सरफेस से, और अगर कम थी उसमें ताकत तो फिर वो एमिट नहीं होगा। हमने इसलिए यूवी लाइट ली है क्योंकि यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि उसकी जो ताकत है उतना सफिशिएंट है कि वो एमिट कर जाए मेटल प्लेट पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उतना एनर्जी वो दे देता है यूवी लाइट कि वो एमिट कर जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, लाइट एज अ फोटोन कैसे बिहेवियर हो रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये समझने वाली है
कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो तुम सोच रहे होंगे वापस से उसको एक मेडिसिन आई होगी, इलेक्ट्रॉन ने वो खाया और वो तेज़ी से भागने लगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो कि यहाँ से ये किरण आई, ठीक है, एक फोटोन आया, एक फोटोन आया, ठीक है, उसने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन पर और वो फोटोन यहाँ पर वैनिश हो गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो फोटोन ने इसको जो एनर्जी दी थी उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अगर एग्जैक्ट बराबर बराबर दिया था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कोई स्पीड मिली नहीं, ठीक है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दिया था तो थोड़ा सा गति उसमें आ गया। वो डिपेंड करता है आप कौन से टाइप ऑफ लाइट को चूज़ करते हो। हमने यूवी लाइट को चूज़ किया है तो फॉर से यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी। बस अभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो दूसरा फोटोन का रे है वो इसके पास जाएगा और वो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देगा, ये तीसरा उसके पास जाएगा और ट्रिपल कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो दूसरा फोटोन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन खोजेगा, है ना, उस पर जा करके टकराएगा और उसको बाहर भेजेगा और सेम ही काइनेटिक एनर्जी जैसे पहले वाले को दिया था उतना ही उसके पास होगा। ये तीसरा वाला तीसरे को ढूंढेगा, ठीक है, उसको बाहर एमिट करेगा, सेम काइनेटिक एनर्जी उसको भी देगा। अब समझ में आया प्रोसेस क्या हो रहा है कि ईच फोटोन इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, तो मोर इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा किरणें उतनी ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इंटेंसिटी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। टेक्निकली अगर आपको समझना है कि ये जो लाइट की किरणें हैं इसमें जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये है इंटेंसिटी। बढ़ा रहे हो तो बढ़ाओ, फिर ये हमारा जो प्लेट है इस पर बढ़ाना है बढ़ाओ नंबर ऑफ फोटॉन्स, नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाओ, ठीक है। ये इंटेंसिटी का टेक्निकल मीनिंग है। चलो तो फील आ गया ना। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है मालूम है कि ये जो फोटोन है पहली बार तो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब जो दूसरा फोटोन है वो इसके पास जाएगा वापस से और इसकी एनर्जी और बढ़ा देगा, तीसरा जाएगा और बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। फोटोन एकदम डिसिप्लिन्ड है कि मैं एक ही बार जाऊंगा और बस तुमको बाहर निकाल करके मेरा काम हो गया। और जिसको एक बार जिसकी शादी हो गई कि पहले फोटोन की शादी पहले इलेक्ट्रॉन से हो गई, अब दूसरी शादी नहीं होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूसरा फोटोन खोजना पड़ेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को तीसरा फोटोन, ऐसा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो तो जब आप ऑब्जर्व करोगे कि जितनी ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर उतना ज़्यादा शादी हुआ, तो यहाँ पर आप लीनियर ग्राफ देख पा रहे हो। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था, एनर्जी के मामले में यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब एनर्जी का मामला आता है तो इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी क्या कहता है कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है तुम्हारा एनर्जी बढ़ाने में, मैं एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ूंगा, 2-3 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ेंगे। इसलिए जब 2-3 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ रहे तो ऑब्वियसली बात है वो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब मुझे पता है आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि सर मुझे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी है, ये क्या बात हो गई कि लाइट की किरणें आई, ये कैथोड प्लेट पर जा कर के टकराई, बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, बेचारे को तो कोई एनर्जी आपने एक्स्ट्रा दी नहीं, हमको तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी है सर जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी है बस एक ही तरीका है, ये जो लाइट की किरणें आप भेज रहे हो ना इसका जो टाइप है वो चेंज कर दो, कोई स्ट्रॉन्गर वाला टाइप लेकर आ जाओ। तो जब स्ट्रॉन्गर वाला टाइप लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा तो अगर उसकी ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू अभी जो हमारा चल रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब ज़्यादा होगी तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो प्रीवियस केस से इस अभी के इसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर एनर्जी बढ़ानी है तो ये जो लाइट का टाइप है यानी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो चेंज कर दो, वो जिसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको बुला लो, एज सिंपल एज दैट। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट एनर्जी इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। शादी एक ही बार होगी, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही ब्याह करेगा और बाहर भाग करके शादी होगी, ठीक है, लव मैरिज है ये। दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ करके वो इलेक्ट्रॉन को भगा लेगा, ठीक है, सो भग करके शादी होगी यहाँ पर। अच्छा, अब एनर्जी अगर ज़्यादा कि वो मैराथन रनर निकले हमारी वाली तो फिर आप भी वैसे रहो, हैं, फोटोन भी वैसे हो जाओ मैराथन रनर वाले। तो ये एनालॉजी से समझ जाना कि फोटोन भी वैसे हो जाओ, यानी लाइट की वैसी टाइप ले लो जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो अच्छी काइनेटिक एनर्जी लेकर के एमिट होगा।
ओके चलो, तो मोटा मोटी कहना इतना ही था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन, उतनी ज़्यादा शादियाँ, जितनी ज़्यादा शादियाँ यानी इलेक्ट्रॉन फिर भगेंगे, जब इलेक्ट्रॉन भगेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भगेंगे ज़्यादा करंट भगेगा, यानी यहाँ पर फोटो करंट ज़्यादा होगा। बस इतना तो था, समझ में आ गया। चल, और एक फोटोन एमिट्स इलेक्ट्रॉन विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। जो टाइप 1, मान लो कि अगर ये टाइप 1 का है तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइप 1 देगा, अगर ये टाइप 2 का है तो ये टाइप 2 का देगा। बस ऐसा है, कांस्टेंट ही रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं टाइप 1 के थे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइप 1 ही वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ईजी था, मामला समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मामला हमारे पास है कि जब पोटेंशियल पर हम छेड़छाड़ी करें तो फिर करंट कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा सर्किट बनाया, वो इतना सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो प्रीवियस में एनसीईआरटी में दिया था उतना ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रा देख लेना। हमारी कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट, ठीक है, और ये हमारा सर्किट इधर बैटरी से जुड़ा हुआ है। कैसा है, वेरिएबल बैटरी है, इसी को हम कह रहे हैं दैट जो हमारा पोटेंशियल है, ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हमारा चेंजिंग होगा, बाकी सब फिक्स रखेंगे। फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया है, इंटेंसिटी को फिक्स किया है, ठीक है जी, और प्लेट भी फिक्स है। तो बेसिकली यहाँ पर अब पोटेंशियल को हम चेंज कर रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। मज़ेदार इफेक्ट होता है, ध्यान से देखना कि पहले लाइट की किरणें आई थी कैथोड प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, चलना स्टार्ट किए, तो अंदर जो है करंट इस डायरेक्शन में भगा, जो हम कहते हैं फोटो करंट। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा। हम चाहते थे कि करंट तेज़ी से जाए और करंट की स्पीड बढ़ानी है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से हम जो बैटरी है ऐसे चिपकाएंगे ताकि बैटरी जो है वो फोटो करंट के डायरेक्शन में ही जाए, है ना। फोटो करंट ऐसा, बैटरी भी यहाँ पर उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया, बट हमको पूरा खेल इलेक्ट्रॉन के स्टैंड पॉइंट से समझना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्टैंड पॉइंट से समझने के लिए ये कहेंगे कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहे हैं, बाहर बैटरी ऐसे लगा है कि एनोड को संदेशा दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन को खींचो, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जितना ये बैटरी ऐसे बढ़ाओगे वो उधर से शक्ति एनोड की बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, ऐसे आप समझो। अब देखना, शुरुआत में क्या होगा, स्टार्ट विथ एनोड पॉजिटिव रिलेटिव टू कैथोड। मान लो कि शुरुआत में क्या हो रहा है, ये जो है कैथोड है, ठीक है, ये है एनोड। तो एनोड पॉजिटिव रहता है, कैथोड नेगेटिव रहता है, मतलब ऐसे कंपैरेटिव बेसिस में कह रहा हूँ, ठीक है, दैट एनोड जो है कंपैरेटिव बेसिस पर कैथोड के रिस्पेक्ट में कैसा है, पॉजिटिव है, रिलेटिव टू दी कैथोड। अच्छा, अब आपने बैटरी जो है वो स्टार्ट कर दी। सो इंक्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेजुअली, बैटरी ऐसे स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एनोड के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्तियाँ बढ़ जाएगी, करेक्ट है, हाँ कि ना, हाँ। अब फोटो करंट इंक्रीजेस विद पोटेंशियल, देखो आपने इंटेंसिटी तो फिक्स कर रखी है, तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि फटफट इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, नहीं, इंटेंसिटी आपने फिक्स कर रखी है, तो जिस गति से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए वही निकल रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपने फिक्स किया, बट आपने क्या किया है, यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल रखने के कारण एनोड के पास शक्ति आ गई है इलेक्ट्रॉन खींचने की, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीजेस, क्योंकि शक्तियाँ दे दी तो ये फटफट खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, जैसे ही एमिट हो गया खींच लो, एमिट हो गया खींच लो, जिससे करंट बढ़ेगा, जिससे करंट बढ़ेगा वो करंट हमारा फोटो करंट है जो कि इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, खींच खींच करके सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जमा करवा देगा, और ऐसे करते करते एक पॉइंट आ जाएगा, एट सम पॉइंट सैचुरेशन करंट रीच्ड, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड ए, कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे निकल लिए और ए पर आकर के चिप गए, है ना। तो अगर ए पर आकर के वो चिप गए तो ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। और फर्दर जो है अब पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ, है ना, यहाँ से आप कितना भी चुंबक बढ़ाओ कि चलो इलेक्ट्रॉन को और खींचो, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो खींचोगे किसको। मान लो कि व्हाट्सएप में जितनी आपकी फीमेल फ्रेंड थी सभी को मैसेज डाल दिया, अब और कितना मैसेज डालोगे, अब कोई बचा ही नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए फर्दर इंक्रीज इन पोटेंशियल लीड्स टू नो इंक्रीज इन करंट।
अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आपकी बैटरी थी और ये आपकी क्या थी, पी आई कहना चाहिए, फोटो करंट है ना, पी आई फोटो करंट। तो जब बैटरी नहीं भी लगा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि करंट ज़ीरो था, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही थी और इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, तो अंदर करंट तो था, फोटो करंट था। तो शुरुआती दौर में जब बैटरी भले ही ज़ीरो हो तब भी अंदर फोटो करंट मौजूद था। फिर आपने क्या किया, बैटरी बढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ से देखो आप शक्तियाँ बढ़ा रहे हो एनोड प्लेट की। सो जब पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, एनोड की शक्तियाँ बढ़ रही है, शक्तियाँ बढ़ने के कारण करंट बढ़ रहा था। बट करंट ऐसा नहीं है कि बस बढ़ते ही जा रहे इन्फिनिटी, नहीं, बढ़ते जा रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट, कि इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था। सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के चिपक के बढ़ नहीं पा रहा था, तो ये फ्लैट हो गया। ठीक है, फ्लैट हो गया। ये जो फ्लैट एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये जो फ्लैट एरिया इसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। बस इसके ऊपर अब नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताना, ये अब पोटेंशियल और बढ़ाने लगूँ, यानी बैटरी की वैल्यू और बढ़ाने लगूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सैचुरेशन पहुंच चुका है तो इतना ही देगा। तो एक काम करता हूँ, पोलैरिटी बदल देता हूँ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव उधर, पोलैरिटी बदल दूँ तो क्या होगा। तो ये हमारा अब पार्ट बी है कि सर्किट में हमने कर दिया है रिवर्स पोलैरिटी, ए नेगेटिव रिलेटेड टू कैथोड। ये देखो, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। ठीक है, बैटरी लगाया है और जो पहले ऐसे बैटरी था अब मैंने उल्टा कर दिया, यानी करंट ऐसा बहेगा तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, उल्टा जाएंगे, यानी हम इधर इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, एनोड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब जब एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपका रहे हैं तो अब क्या होगा, देखो इस बैटरी में जब हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेसिकली एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं। अगर एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब एनोड इज़ नेगेटिव कंपेयर टू दी कैथोड, है ना। देखो, एनोड नेगेटिव कंपेयर टू दी कैथोड। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले हैं क्या वो एनोड तक पहुँच पाएंगे। देखो सनलाइट ने कैथोड पर एनर्जी फेंकी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और एमिट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को जाना था इधर, बट देखो अब कैसे जा पाएगा। बैटरी जो पहले इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रही थी, देखो अब बैटरी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम यहाँ पर नहीं कर रही है, इनफैक्ट एनोड पर इलेक्ट्रॉन चिपका रही है, जिसके कारण ऐसा इफेक्ट हो रहा है कि ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको मुश्किल ही आगे रिपल्शन फेस हो रहा है। तो सर जी अब ये भागेगा नहीं तो क्या होगा। जब ये भागेगा नहीं तो धीरे धीरे करंट रिड्यूस होगा, है ना। देखो, जब ये बैटरी मैंने लगाया ही नहीं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो एनोड कंपैरेटिवली पॉजिटिव था ना हमारा। ये देखो, ये एनोड कंपैरेटिवली पॉजिटिव था तो अपने आप से ये इलेक्ट्रॉन उसमें अट्रैक्ट हो जाता था, है ना। अब क्या किया कि मैंने बैटरी लगा दिया तो एनोड पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहा है। तो जितने एमिटेड इलेक्ट्रॉन है सारे नहीं ट्रैवल कर पा रहे, है ना। 100 में से 10 कर पा रहे, बाकी नहीं कर पा। और जैसे जैसे मैं ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाता हूँ, वो फिर 10 में से 9, 8, 7, 6 करते करते फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा तो इवेंचुअली करंट बहना बंद हो जाएगा। यही है फिनोमिनन। अब मैं इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, करंट डिक्रीज़ हो रहा है, और वो करंट है फोटो करंट डिक्रीज़ होना, क्योंकि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फेस कर रहे हैं। और फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर हमारी जो वो बैटरी थी, है ना, वो बैटरी पर एक वैल्यू आ जाएगी, लेट अस से V0, जिसके कारण जो कैथोड और एनोड, ये इलेक्ट्रॉन बेचारे जो है यहाँ पर, वो बिल्कुल भी इतनी भी अब ताकत नहीं है कि आगे भी मूव कर सके, जिसके कारण एक भी इलेक्ट्रॉन जब आगे नहीं मूव कर पा रहा है तो एनोड तक जब कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं तो करंट बहना कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल पर जहाँ पर फोटो करंट बहना ही ज़ीरो हो गया, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि करंट को स्टॉप कर दिया। या फिर कहो कट ऑफ पोटेंशियल, करंट को कट ऑफ कर दिया। या फिर कह लो मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज,
कि अब तक वोल्टेज को हम नेगेटिव कर रहे थे, अब ऐसा वोल्ट आ गया मिनिमम नेगेटिव वोल्ट के करंट बंद हो गया, और करते जाओ नेगेटिव तब भी करंट नहीं बहेगा, राइट, क्योंकि हमने एक ऐसा मिनिमम वोल्टेज खोज लिया कि जहाँ पर अब करंट बह नहीं रहा है। और मिनिमम करने से क्या ही फ़र्क पड़ता, मतलब और करंट गिराने से अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मिनिमम हमने खोज लिया ना, उसी को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, जहाँ पर फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है। अगर कोई आपसे टेक्निकली पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, देखो सनलाइट जब आई थी और ये फोटोन ने इससे शादी कर लिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, ठीक है, मतलब एमिट करवा दिया और उसको एक काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मिलती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के फॉर्म में मिलती है। तो ई तो फिक्स है, पोटेंशियल कुछ वो लाइट नहीं उसको दिया है ना, पोटेंशियल कुछ लाइट नहीं उसको दिया। अब ये पोटेंशियल यहाँ पर हमने बैटरी से मैच करवा दिया है ना, V0 से मैच करवाया था। अब इलेक्ट्रॉन और बैटरी आमने सामने सेम शक्ति से, अब इलेक्ट्रॉन कैसे हराएगा इस बैटरी को, अब तक ये शक्ति कम थी बैटरी की, है ना, अब तक हमारी जो V है, ठीक है, वो V0 के बराबर नहीं था, बैटरी जो है वो V0 से आप मान लो कि कम ही था, कि मान लो कि इधर वो V0 है तो हमारा V इधर था, फिर धीरे धीरे हम V देखो 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 करते 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 V0 तक लेके आए, है ना। तो जब यहाँ पर था तो फोटो करंट बह रहा था, जैसे जैसे इधर जा रहा था पोटेंशियल, फोटो करंट कम 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 कम, और उसके बाद सीधा V0 के बाद बंद। तो ऐसी बात थी, क्यों हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी EV के बराबर है। तो जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल बैटरी का V0 की तरफ झुकाव कर रहे थे तो वो स्ट्रेस हो रहा था इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पर, वो अब नहीं भाग पा रहे थे और एकदम से फिर K मैक्स रीच हो गया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं भग रहे, खड़े हो गए, जिसके कारण करंट ज़ीरो हो गया। ये टेक्निकल मीनिंग है, फील आ गया। चलो, तो ये सिंपल सा ग्राफ है जो इतनी कहानी हमने समझाई कि जब मैं पोटेंशियल ऐसे बढ़ा रहा था, ऐसे सही जगह पर के एनोड को इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्तियाँ दे रहा था, तब तो आप देखो कि इंक्रीज़ हुआ था फोटो करंट, फिर सैचुरेशन आ गया, है ना। और जब पोटेंशियल ज़ीरो था तब भी फोटो करंट मौजूद था, मैंने कहा था। और फिर जैसे ही मैंने रिवर्स पोलैरिटी कर दी, रिवर्स पोलैरिटी इस प्रकार से, और इसको बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर करंट डिक्रीज़ होने लगा, और क्योंकि एनोड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने फेंक दिए, रिपल्शन इफेक्ट आया, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, और एक पॉइंट के बाद ये हमारा V0, पोटेंशियल V0, जहाँ पर करंट ज़ीरो हो गया। मज़ा आ गया। चलो चलो अब और मस्ती करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मस्ती करनी है। हम कर क्या रहे हैं, हम फोटो करंट का चेंजेस नोट कर रहे हैं बाय चेंजिंग दी पैरामीटर। सबसे पहले हमने इंटेंसिटी चेंज करा तो हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ने लगा, ठीक है। फिर हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल है, तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि फोटो करंट जो है वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। फिर कितना भी आप बढ़ाते जाओ पोटेंशियल, वो सैचुरेट ही है, उससे ज़्यादा फोटो करंट बढ़ ही नहीं रहा है। फिर हमने नेगेटिव पोटेंशियल में खास बात देखी कि फोटो करंट डिक्रीज़ हो रहा था, जितना आप नेगेटिव करंट बढ़ा रहे थे फोटो करंट डिक्रीज़ हो रहा था। और फिर एक समय ऐसा आया कि फोटो करंट हो गया ज़ीरो, और इस स्पेशल कहानी को हमने कहा कि जो पोटेंशियल है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। बट नोट कीजिएगा, हम है ना ये जब भी कर रहे थे तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ कहानी फिक्स रखी थी। जैसे सेकंड वाले केस में हमने किसको फिक्स रखा था, हमने इंटेंसिटी को रख दिया था फिक्स, कि इतनी किरणें गिरेगी और अब आप चेक करो। बट क्या हो कि इंटेंसिटी फिक्स ना हो, इंटेंसिटी चेंज करूँ, तो फिर सैचुरेशन का मामला और पोटेंशियल जो स्टॉपिंग का पोटेंशियल है उसका मामला क्या होगा, ये मेरी इच्छा है देखने की, कि जब मैं इंटेंसिटी को फिक्स ना रखूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स रखा है, इंटेंसिटी चेंज करूँगा। फर्स्ट इंटेंसिटी में 1 किरण भेजूंगा, सेकेंड इंटेंसिटी में 2 किरण, थर्ड इंटेंसिटी में 3 किरण। तो देखा जाए तो 3 किरण ज़्यादा है कंपेयर टू 2 कंपेयर टू 1, है ना। इजी शब्दों में समझाने के लिए ऐसे रे 1, रे 2, रे 3 ऐसे, बट रियलिटी में अगर आप देखो तो ज़्यादा फोटॉन्स भेजा जा रहा है थर्ड इसमें, उसके कंपेयर में सेकेंड, उसके कंपेयर में लास्ट में ये फर्स्ट केस है ना, जिसमें सबसे कम फोटोन भेजा जा रहा है, ऐसा है। चलो, और इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे इफेक्ट्स अब क्या होंगे। पता है आपको क्या इफेक्ट्स मिले, ग्राफ देखना चाहोगे, इफेक्ट्स क्या मिले। ये इफेक्ट मिला, जब हमने 1 किरण भेजी
तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से, ये ग्राफ से तो आप वाकिफ़ हो ही ना, यही ग्राफ होना चाहिए ऐसा कि पॉजिटिव वी में ऐसा थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, और नेगेटिव वी में घटता रहेगा और एक जगह पर ज़ीरो हो जाएगा करंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। देखो रिटार्ड ही हो रहा है ना, रिटार्ड यानी पीछे नीचे नीचे जाना, ठीक है, सो रिटार्ड हो रहा है। चल ये बात क्लियर हो गई। अब जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया ना, तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो आप लॉजिकली समझो क्या हुआ कि पहले जब एक किरण भेजी थी तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया था और वो फ्लो हो रहा था, तो वो करंट I1 ऑब्जर्व हुआ। बट जब अब मैं 2 किरणें भेज रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और जब ये कलेक्टिवली देखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो करंट ज़्यादा होगा ना, I2 विल बी मोर। देखो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन भगेंगे तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1, है ना। अब मान लो कि 3 किरणें भेज रहा हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट I3 बहेगा, एंड I3 विल बी मोर कंपेयर टू I2 कंपेयर टू I1। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोट की कि सैचुरेशन करंट जो है, सैचुरेशन करंट वो इंटेंसिटी के साथ बढ़ने लगा। देखो ना यहाँ पर ये सैचुरेट हो गए सारे करंट्स, 1 2 3 इंटेंसिटी वाले करंट सैचुरेट हो गए। बट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर करंट 1, करंट 2, करंट 3 में जिसके पास ज़्यादा इंटेंसिटी थी वो ऊपर बैठा है, जिसके पास कम थी वो नीचे बैठा है। सो सैचुरेशन करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये लॉजिक है। हालांकि अगर आप पीछे की साइड देखो तो ये सब डिक्रीज तो हो रहे हैं बट मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पर। सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी कोई भी हो, 1 2 3 मिलेंगे सारे एक ही जगह पर, मिलेंगे सारे एक ही जगह पर। अच्छा अगर आपसे रीज़न पूछूं तो ऐसा क्यों, बड़ा सिंपल रीज़न है, ये सारे इलेक्ट्रॉन के पास तो एक ही शक्ति है ना। जब मैं इंटेंसिटी ही चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है तो इनकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई है, वही टाइप की काइनेटिक एनर्जी वो लेकर के बैठा है ना। वो इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा लो, सबके पास सेम ही काइनेटिक एनर्जी है। और जब काइनेटिक एनर्जी उनके पास सबकी सेम ही है EV, और आप पहुंच चुके हो EV0, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने मैक्स पर पहुंच गए। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने मैक्स पर पहुंच गए हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा उस साइड। सभी आपने कह दिया कि तुमने इतना V0 पोटेंशियल कर दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100, 1000 हो, सारे इलेक्ट्रॉन कह रहे भाई मैं ये V0 वाले से तो लड़ नहीं सकता। तो कोई भी उधर जाना नहीं चाह रहा है, तो नहीं जाना चाह रहा है तो करंट नहीं बहेगा, करंट जीरो होगा। सो इसलिए इंटेंसिटी बढ़ा लो, फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी बढ़ाने से बस इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ेगा, बट शक्तियाँ तो अभी भी वही है। इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। सिंपल है ना, बस सिंपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या बात हो गई, फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे। करो ना फिर फ्रीक्वेंसी चेंज और देखो क्या इफेक्ट आता है। ये लो, अब हम वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि आपको तकलीफ थी कि काइनेटिक एनर्जी है वो EV के बराबर ही है, EV के बराबर है, और प्रीवियस इसमें सारे वो V0 के बराबर थे, तो कोई जा नहीं पा रहा था, और आप कह रहे थे वो फ्रीक्वेंसी के कारण। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी ये करता क्या है, देखो मान लो ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का टाइप मैंने चेंज कर दिया। जैसे विजिबल लाइट में विबजियोर है, विबजियोर, ठीक है, तो सबका अलग अलग वेवलेंथ है, तो सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ता है यानी आगे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो वायलेट के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और रेड के पास सबसे कम, ठीक है। तो ऐसे रेंज ले लो, हम यहाँ का ले लेते ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसा ले लेते हैं कि हमारा F3 सबसे बड़ा है ना, यानी ये F3 है, ये F2 है, ये F1 है, ऐसा, ठीक है, बराबर है। यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी F1 की सबसे कम होगी, F2 की उससे बड़ी, F3 की सबसे बड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 अलग लाइटों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या होगा। नोट कीजिएगा मैं 3 लाइटें तो अलग ले रहा हूँ बट उनके जो किरणें हैं वो सेम रख रहा हूँ, यानी इंटेंसिटी को फिक्स कर रहा हूँ। इंटेंसिटी मैं चेंज नहीं कर रहा कि ब्लू से भी 1 किरणें आएगी, ग्रीन से भी 1, रेड से भी 1, और फिर क्या इफेक्ट होगा मैं ये चेक करना चाहता हूँ। मज़ेदार है ना, मैंने कहा था बस आपको खेलना है और ऑब्जर्व करना है। तो देखा जाए तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होगा क्या मालूम है, ये कहेगा कि ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देगा और वो एनर्जी होगा 1 प्रोटीन बार के बराबर। ये वाला जब देगा ना एनर्जी, ये F2 वाला, वो कहता है मैं फ्रीक्वेंसी में बढ़ा हूँ, मेरे पास 2 प्रोटीन बार वाली एनर्जी है।
ये F3 कहेगा अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना, मैं जब तुमको दूंगा ना एनर्जी, मैं 3 प्रोटीन बार वाला एनर्जी दूंगा। तो आप देख पा रहे हो ये एनर्जी 1, ये एनर्जी 2, ये एनर्जी 3 जब इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास जब जाते हैं तो अब क्या तीनों इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी रहेगी क्या? नहीं, इसके पास 1 प्रोटीन बार वाली एनर्जी, इसके पास 2 और इसके पास 3 प्रोटीन बार वाली एनर्जी। जब तीनों के पास अलग एनर्जी आएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल सा मैथ्स है। हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर तीनों का अलग मिलेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर दी। अब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर दी तो सभी के पास अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो बेसिक ऑब्जर्वेशन ये पाया गया कि जिसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी, तो उसको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। जिसके पास कम फ्रीक्वेंसी, उसके पास कम एनर्जी और कम स्टॉपिंग पोटेंशियल में काम हो जाएगा। और नोट करने वाली बात है, वी हैव नॉट चेंज द इंटेंसिटी। हम सब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही चेंज होगा, बट सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। सर सैचुरेशन करंट क्यों नहीं चेंज होगा? सैचुरेशन करंट कहता है पॉजिटिव पोटेंशियल पर हम देख रहे हैं, है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल पर अगर हम देख रहे हैं तो कहानी कैसी होगी? पॉजिटिव पोटेंशियल में इस प्रकार से कहानी होगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना करंट ज़्यादा बहेगा, राइट। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी फिक्स रखी है तो किरणें उतनी जा रही है। जब किरणें उतनी ही जा रही है, मान लो एक किरणें ही जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकले ना। ये देखो, भले कोई भी एनर्जी होने दो, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही बाहर निकल रहे हैं सभी में। जब एक ही बाहर निकल रहे हैं सभी में तो सेम करंट बहेगा ना। अगर यहाँ पर देखो, हमारे में पहला केस में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस हिसाब का करंट I1। फिर दूसरे केस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस हिसाब का करंट, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस हिसाब का करंट। बट इधर वैसा होगा ही नहीं, इंटेंसिटी फिक्स है तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे सभी में से। देखो, एक इलेक्ट्रॉन कोई भी केस ले लो, बस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर सेम ही करंट होगा सभी में। ऐसा तो नहीं होगा इस केस में जैसा था कि कभी 1, कभी 2, कभी 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए सैचुरेशन करंट जो है सभी केस का सेम होगा, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखा है। इसलिए इंटेंसिटी चेंज करो यहाँ पर, बात खत्म, फिर ये भी अलग हो जाएगा। अगर आपने इंटेंसिटी चेंज किया तो ये भी अलग हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए आपने इंटेंसिटी सेम रखा है तो ऐसा है। इंटेंसिटी चेंज कर दे तो अलग हो जाता। मान लो कि फर्स्ट वाले केस में आप 1 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे, ऐसा। सेकेंड वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे तो ऐसा। थर्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे तो ऐसा। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे उतना इंटेंसिटी बढ़ रहा है, उतना आपका करंट फ्लो बढ़ रहा है, राइट। तो करंट फ्लो तो बढ़ेगा इस प्रकार से। तो फिलहाल के लिए हमने इंटेंसिटी फिक्स रखा है, इसलिए सारे मिल चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि फ्रीक्वेंसी की ताकत ज़्यादा है। किसके पास ज़्यादा थी? थर्ड वाले के पास ज़्यादा थी ना। तो थर्ड वाले के पास ज़्यादा थी तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा। सेकेंड वाले के पास कम थी तो कम। थर्ड वाले के पास, मतलब फर्स्ट वाले के पास और कम थी तो और कम, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचो, अगर हम ऐसे ऐसे पीछे चलते गए तो एक टाइम पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम करते गए, देखो ना फ्रीक्वेंसी कम ही कर रहे हैं ना ये, और अगर फ्रीक्वेंसी कम करते गए, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, F0 कह लो, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये F है, ये V नहीं है, आप नोट कीजिएगा। ये न्यू कहते हैं हम इसको, या फिर आप सिंपली F कह सकते हो। तो ये F0 जो है इस पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होते जा रहा है। तो पक्का एक समय ऐसा आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी थी वो F0 हो जाएगी, और उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नोट कीजिएगा, जब आप फ्रीक्वेंसी घटाते जा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटते जा रहा है, तो पक्का एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, और उस समय जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हम F0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसमें खास बात क्या हो रही है? उसमें हो ऐसा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? EV0। आप V0 को ही 0 कर रहे हो, यानी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की 0 रहेगी।
समझ में आ गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो रहा है, पर जब एमिट होने के बाद उससे पूछा जाएगा ना भाई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो कहेगा ई वी नॉट, वी नॉट ज़ीरो। अच्छा, ई वी नॉट और वी नॉट ज़ीरो है, तो वी नॉट ज़ीरो है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। हाँ जी, मैं एमिट तो हो चुका हूँ बट मेरे पास कोई स्पीड ही नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है, और मेटल फिर उसको झड़ा करके वापस से पकड़ लेता है, जब तुम्हारी स्पीड नहीं है मैं वापस से तुम्हें पकड़ लूँगा। जस्ट दरवाजे से बाहर निकली लड़की, वापस से घर वालों ने पकड़ लिया। भग गई होती तो अलग बात है, स्पीड होती तो अलग बात है, जस्ट बाहर निकली पकड़ लिया घर वालों ने, स्पीड ही नहीं उसके पास। सोचो, तो ऐसा है। तो यहाँ पर आपने क्या नोट किया कि एफ नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बन जाती है तो फिर वी नॉट ज़ीरो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पीड नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फिर अगर आप सोचो ना कि इससे कम ही दिया है तो बस वो जो लड़की है वो घर के बाहर भी नहीं निकल पाई। इधर में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुआ था। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी कम रखते हो तो बेचारा इलेक्ट्रॉन एमिट भी नहीं हो पाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन तो एमिट भी नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब एमिट ही नहीं हुआ तो कोई काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो ही था। ठीक है, तो अब अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा देते हो तो लड़की भग तो गई है, घर से बाहर निकली और स्पीड भी है, तो फिर वो कितनी स्पीड रहेगी, हमने ऑब्ज़र्व किया उसकी जो स्पीड है वो अच्छी थी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के हिसाब से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ता रहता है, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता रहता है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है, यानी वो लड़की की स्पीड भी बढ़ती रहती है, राइट। तो वो लीनियरली ऐसे बढ़ रही थी। क्या आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हो? अगर मैं ग्राफ बनाऊँ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो जब फ्रीक्वेंसी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल था ज़ीरो, है ना। ये न्यू लिख रहे हैं, न्यू, है ना, यहाँ पर जो भी है वो न्यू का मामला है, तो उसको आप एफ देख लेना, वो फ्रीक्वेंसी का मामला है। तो जब एफ नॉट फ्रीक्वेंसी थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो था। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आप एफ नॉट से ज़्यादा बढ़ाने लगे तो उसके पास वी नॉट की वैल्यूज़ आने लगी और वो वी नॉट बढ़ने लगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, स्पीड बढ़ने लगा। ये कहानी हो रही है। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हो तो बेचारे के पास तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे ही ज़ीरो है, बट कोई काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं, घर में ही बैठा है, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ है। इस केस में ऐसी बात है। मज़ा आ गया? तो ये पूरी स्टोरी थी, यही पूरी स्टोरी थी जहाँ पर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी देख लिया। अब यहाँ पर अलग अलग मेटल के लिए आप अलग अलग वैल्यू देख रहे हो। वही बात है कि जो फोर्थ हमारा था कि मेटल्स जो कैथोड प्लेट है, वो कैथोड प्लेट किससे बना है उस पर भी डिपेंड करता है, क्या रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितना इंटेंसिटी निकलेगा, ये सारी चीज़ है। सो यहाँ पर कैथोड प्लेट जो है वो प्लेट किससे बना है, वो मेटल का टाइप से भी फ़र्क पड़ता है, जो कि आप ये ग्राफ में देख पा रहे हो, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पर मैंने बताई एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर जिंक से बना है तो उसको यूवी लाइट लगता है, और कॉपर से बना है तो यूवी ओनली, और किससे बात ही नहीं बनेगी। सेलेनियम अगर है तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो ये एमिशन है इलेक्ट्रॉन का वो बड़ा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स विदाउट एनी मेजरेबल टाइम लैग। उसमें ज़्यादा टाइम लैग नहीं होता। जैसे आप देखो ना, लाइट भी जब स्टार्ट करते हो सेकंड, मतलब जल्दी से ऐसा लगता है कि बटन दबाया सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो लैग बड़ा कम दिखाई देता है। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एमिशन में जो लैग था वो बड़ा कम दिखाई दे रहा था, 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम था, ओके। और मोटा मोटी हमने यही देखा है, ये आज का कंक्लूजन है कि फोटो करंट किस किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से डायरेक्टली ये करता है। फोटो करंट सैचुरेशन की अगर बात करें तो डायरेक्टली इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करता है ना, शादी पर फोकस करता है। इंटेंसिटी क्या है, फोटोन शादी करेगा इलेक्ट्रॉन से और भगाएगा, तो ज़्यादा अगर शादियाँ होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भगेंगे, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ेगी, राइट। बट वही हमने देखा कि अगर ये सारी जो है ये टाइप अगर सेम है, लाइट का टाइप सेम है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर आप लाइट का टाइप चेंज कर लो, फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज कर लो, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेकर आता है एनर्जी बार्स, राइट। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सैचुरेशन करंट को कोई फ्रीक्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि भाई वो लड़के कितने हैं, लड़की कितने हैं, वो काउंट बताओ, इंटेंसिटी बताओ, ठीक है। हमको सैचुरेशन करंट कहता है, इंटेंसिटी से मतलब है, क्योंकि उससे ही जितनी भगेगी उतना हमारा
करंट का फ्लो जो है ऊपर नीचे होगा। तो अगर तुम्हारा इंटेंसिटी सेम है तो फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो एमिट हुआ इलेक्ट्रॉन, बट उसका कोई एनर्जी नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो घर पे बैठा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो भाई बाहर निकला है स्पीड के साथ, और कितना स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते जाओ ऐसे, F1 छोटा, F2 उससे बड़ा, F3 उससे बड़ा, F4 उससे बड़ा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ स्पीड बढ़ती रहेगी और लीनियरली बढ़ती है, और उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली बढ़ाना पड़ेगा। ये सबके पास ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो इस प्रकार से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर 1।